नमस्कार। ज्ञान विविधता शिक्षा चैनल में मैं अर्चना राठी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। अब हम यूनिट वाइज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपकी यूनिट है बाल विकास से संबंधित। बाल विकास में हम बालक का जो अवस्थाएं होती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था में हम जैसे शैशवावस्था में हम उनका सामाजिक विकास, भाषाई विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, इन सब के बारे में, इसी तरह बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बाल विकास के बारे में बता देती हूँ। बाल विकास की सामान्य जानकारी, कि बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, कैसे किया और इसमें क्या क्या तथ्य जो फैक्ट है वो होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, बाल विकास जो है, तो बाल विकास का अध्ययन किसने किया, सर्वप्रथम उन्होंने बाल विकास का अध्ययन किया है तो वो किया है जॉन लॉक ने। अब ये जो जॉन लॉक है, इन्होंने बाल विकास का सामान्य तौर पर अध्ययन किया था, लेकिन और इन्होंने किस पर किया, अपनी पुत्री पर। उनकी पुत्री का नाम था एना रे। लगभग जो जितने भी मनोवैज्ञानिक है उन सबने अगर बाल विकास का अध्ययन किया है तो वो अध्ययन किस पर किया है, जो उनके साथ एनी टाइम करना। एनी टाइम कौन कर सकता है, हमारे पुत्र पुत्री। तो जॉन लॉक जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने अपनी जो पुत्री थी एना लॉक, उसके साथ उन्होंने बाल विकास का अध्ययन किया, उस पर अध्ययन किया, उसकी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया कि वो कब शैशवावस्था में उसकी क्या क्रियाएं होती है, बाल्यावस्था में उसकी क्या क्रिया है। इस तरह बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, आपने नाम सुना होगा पेस्टालोजी। इन्होंने बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था और इन्होंने भी अपने 3.5 वर्षीय पुत्र, उनके एक 3.5 वर्षीय पुत्र, उस पुत्र के साथ, उस पुत्र पर इन्होंने क्या किया, बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। अब ये तो थी नॉर्मल सामान्य बातें। अब देखिए, बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान का जनक। तो किसे कहा जाएगा, बाल मनोविज्ञान का जनक, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, स्टेनली होल। स्टेनली होल। अब ये जो स्टेनली होल है, इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, क्या कारण है। तो देखिए, इसका कारण ये है कि स्टेनली होल ने, देखो एस्ट्रोलॉजी ने तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था, लेकिन मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद इन्होंने भी क्या किया, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। लेकिन वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन कैसा था, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्रमबद्ध और व्यवस्थित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन था। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन सर्वप्रथम मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किसने किया, स्टेनली होल ने। इसीलिए इनको बाल मनोविज्ञान का जनक या बाल विकास का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अभी जो स्टेनली होल है वो कहाँ के थे, अमेरिका के। तो याद रखना, स्टेनली होल अमेरिका के थे, अमेरिका मनोवैज्ञानिक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अब देखिए, जो पेस्टोलॉजी है, उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर इन्होंने क्या किया, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। और उसको क्या कहा जाता है, इन्होंने उसको क्या नाम दिया, बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी नाम दिया, यानी बाल विकास तो बाद में नाम दिया, लेकिन बाल मनोविज्ञान में जो उन्होंने अध्ययन किया, उस अध्ययन को उन्होंने नाम क्या दिया, बेबी बायोग्राफी। ठीक है। तो इस तरह ये है बाल विकास के विभिन्न जो आपके अध्ययन की जो सामान्य परिचय। अब देखिए, इसके ऊपर परिभाषा। सबसे पहले ये प्रो और प्रो, प्रो एंड प्रो। देखो, प्रो एंड प्रो ने क्या कहा कि बाल विकास क्या है, बाल विकास भ्रूणावस्था से परिपक्व अवस्था। भ्रूणावस्था कब, यानी जैसे ये भ्रूण गर्भ के अंदर आता है, तो यानी भ्रूणावस्था। वो 2 अवस्था बताई उन्होंने, भ्रूणावस्था से परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था। भ्रूणावस्था से परिपक्व अवस्था
अवस्था तक उनके विकास से संबंधित है। जिनके विकास से बाल मनोविज्ञान बालक के भ्रूणावस्था से परिपक्व अवस्था, यानी जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता, परिपक्व कब होता है? किशोरावस्था में, ठीक है। तो भ्रूणावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकास का संबंध किससे है? बाल मनोविज्ञान से है। यानी बाल मनोविज्ञान में हम भ्रूणावस्था से परिपक्व अवस्था तक का वर्णन करते हैं, तक का अध्ययन करते हैं। इसके बाद वक्त नाम का एक और विचारक है मनोवैज्ञानिक ब्रक नाम का जो है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भ्रूणावस्था की जगह नाम दे दिया गर्भावस्था। बात एक ही है, भ्रूणावस्था बोलो भले गर्भावस्था। गर्भावस्था से उन्होंने क्या कहा? किशोरावस्था। किशोरावस्था भी क्या है? परिपक्व अवस्था भी किशोरावस्था कहते हैं, जिसमें बालक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं। तो मतलब क्या हो गया? वो उन्होंने कहा कि भ्रूणावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास के विभिन्न पक्षों को क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। जबकि वक्र के अनुसार गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को, उन्होंने क्या कहा? सभी परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? बाल विकास कहा जाता है। ये दोनों परिभाषा क्लियर होगी। अब देखिए हम एक शब्द पढ़ते हैं, अभिवृद्धि। हम एक शब्द पढ़ते हैं, अभिवृद्धि। तो एक पढ़ते हैं विकास। अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है? तो देखिए अभिवृद्धि क्या होगी? अभिवृद्धि और विकास ये दोनों क्या एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन अभिवृद्धि जो शब्द है वो क्या होती है? हमारे जीवन में निरंतर नहीं चलती, ये हमारे जीवन पर्यंत नहीं चलती। जबकि विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता है। विकास एक निश्चित समय तक नहीं चलता, यह हमारे जीवन में शुरू से लेकर भ्रूणावस्था से गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत विकास हमारा होता रहता है। बस इतना ही है कि विकास के स्तर में कमी आती जाती है। पहले विकास जैसे जैसे विकास होगा, फिर प्रौढ़ावस्था में तो विकास धीरे धीरे कमी होगा, यानी विकास का जो स्तर है उसमें कमी हो जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन अभिवृद्धि एक निश्चित समय ने किशोरावस्था तक ही चलती है। तो देखिए अभिवृद्धि और विकास में अंतर से हम समझ जाएंगे अभिवृद्धि की परिभाषा। देखिए सबसे पहले क्या है? अभिवृद्धि शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि क्या कहलाती है? अभिवृद्धि को दर्शाती है। शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि किसको दर्शाती है? अभिवृद्धि को दर्शाती है। यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है, हमारा शरीर कोशिकाओं से तो निर्मित है, तो कोशिकाओं से निर्मित होने की वजह से जैसे जैसे हमारी जो स्थिति है, जैसे हमारे जीवन की जो अवस्थाएं हैं, बालक की अवस्थाएं जो होती है वो जैसे जैसे परिवर्तित होगी, उनमें परिवर्तन होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगी? कोशिकाओं की संख्या बढ़ती और बढ़ती चली जाएगी। जैसे समझते जब शैशवावस्था में ज्यादा होती है, शैशवावस्था में पहले कम होती है, फिर बाल्यावस्था में ज्यादा होती है, फिर किशोरावस्था में वो क्या होती है? जो आपके जो कोशिकाएं होती है वो एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद वो बन जाती है। तो फिर किशोरावस्था कोशिकाएं क्या होती है? कोशिकाओं में वृद्धि होती है, निरंतर इस तरह वृद्धि, ये अभिवृद्धि का सूचक है। जबकि शरीर की क्षमता इसकी किसको दर्शाती है? विकास को दर्शाती है। शरीर की क्षमता का मतलब है हमारे शरीर में कितनी ताकत है। यह ताकत कहाँ से आती है? यह ताकत जो है कहाँ से आएगी? विकास से। यानी हमारे कार्य करने की क्षमता, हमारे पढ़ने की क्षमता, केवल कोई से भी क्षमता ले लो, वो सब क्षमता हमारी किससे जुड़ी हुई है? विकास से जुड़ी हुई है। इसी तरह जो दूसरा है वो आपके लंबाई, ये क्या करता है? लंबाई, चौड़ाई और अभिवृद्धि। लंबाई, चौड़ाई और भार में क्या करता है? वृद्धि। भार में वृद्धि, लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि का सूचक क्या है? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है? शरीर का लंबा होना, शरीर का चौड़ा होना और शरीर के भार में क्या होना? परिवर्तन होना, ये सब क्या है? अभिवृद्धि का सूचक है।
जबकि कार्य क्षमता में वृद्धि, जबकि कार्य क्षमता में वृद्धि किसका सूचक है? कार्य क्षमता में वृद्धि हो गया विकास का सूचक। इसी तरह जो अभिवृद्धि है वो देखिए, लंबाई चौड़ाई ये सब संख्या में आएगी। जैसे हम लोग ये इतने मीटर है, ये इतने फुट है, ये इसका वजन 50 kg है, ये सब इसमें संख्यात्मक में आएगा। तो अभिवृद्धि क्या है? संख्यात्मक है। अभिवृद्धि संख्यात्मक है। और ये जो विकास है वो क्या है? इसमें क्या गुणों का भी विकास होता है, तो ये गुणात्मक है, गुणात्मक भी है और प्लस संख्यात्मक। देखो ये नाम दोनों मैंने क्यों लिखे, संख्यात्मक साथ में क्यों लिखा? क्योंकि अभिवृद्धि के साथ विकास क्या होता है? अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है, जबकि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। इसीलिए अभिवृद्धि की जितने भी सारी विशेषताएं वो सारी की सारी हमें विकास में गिनी जाएगी, लेकिन विकास की जो विशेषताएं हैं वो हम अभिवृद्धि में नहीं दर्शा सकते। तो ये संख्यात्मक और ये क्या है? गुणात्मक है। ठीक है। इसके बाद है अभिवृद्धि एक निश्चित समय के लिए होती है। निश्चित समय, अभिवृद्धि एक निश्चित समय के लिए होती है, जबकि ये क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। लेकिन इनकी जो अंतर है, इस अंतर में से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अभिवृद्धि या विकास, इन दोनों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो अभिवृद्धि है वो क्या होती है। जैसे कोई उदाहरण देते दिया जाता है, उसके बाद पूछा जाता है कि अभिवृद्धि का लक्षण है या फिर विकास का। तो इसकी विशेषताओं से ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे विकास है वो तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद आगे आती है इसका स्वरूप क्या होता है? बाह्य होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह्य। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य। बाह्य कैसे कि हमें सामने दिखाई देता है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई जैसे बालक है, वो लंबा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है, इन सब के बारे में। यानी जैसे जैसे यौवनावस्था से वो बाल्यावस्था में आएगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, तो जैसे जैसे क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, उसका भार होगा, भार में वजन जो परिवर्तन आएगा वो सब हमें क्या होगा? सामने दिखाई देता है। तो वो तो हो गया, उसका स्वरूप क्या है? बाह्य है। जबकि विकास हमें दिखाई नहीं देता, वो आंतरिक होता है। तो विकास जो है वो आंतरिक और बाह्य, क्योंकि मैंने भी बताया कि इसकी जो परिभाषा है वो सारी साथ में है। तो विकास आंतरिक रूप में भी होता है और बाह्य। जैसे आंतरिक में समझ लो हमारे मस्तिष्क का विकास, तो मस्तिष्क का विकास दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन वो हमें कैसे पता चलता है? वह उसकी आयु से पता चलता है, उसकी बुद्धि से पता चलता है और उसके विचारों से पता चलता है कि वो उसकी क्षमताओं से पता चलता है कि विकास उसका आंतरिक रूप से कैसे हो रहा है और बाह्य रूप से कैसे हो रहा है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है आपके अभिवृद्धि व्यक्ति के स्वरूप में क्या होती है? सकारात्मक परिवर्तन लाती है। अभिवृद्धि व्यक्ति के स्वरूप, व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक परिवर्तन लाती है, जबकि विकास क्या करता है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिवर्तन लेके आता है। नकारात्मक और सकारात्मक परिवर्तन। देखो जो अभिवृद्धि है वो हमेशा सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, लेकिन यानी इसके सारे के सारे परिवर्तन क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं। जबकि विकास के जो परिवर्तन होते हैं वो नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं कि जैसे कोई बालक है, वो बालक अगर उसका विकास समझ लो, जैसे उसका मस्तिष्क है, उसके मस्तिष्क का अगर विकास आंतरिक विकास हो, अगर मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? नकारात्मक साबित हो सकता है। और अगर उसका मस्तिष्क का विकास अच्छे से हो गया, वो इंटेलिजेंट हो गया है, सामान्य बच्चों की श्रेणी में आ गया, तो क्या होगा? उसका सकारात्मक विकास है। तो इस तरह विकास की जो प्रक्रिया है वो सकारात्मक भी होती है और सकारात्मक परिवर्तन या परिणाम हमारे सामने आते हैं। इस तरह इसके जो मैंने बताया कि ये जो अभिवृद्धि है वो निश्चित समय कौन सा होता है? देखो इसका निश्चित समय होता है किशोरावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि कब से कब तक होती है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। जबकि यह क्या होती है? वृद्धावस्था तक होती है। वृद्धावस्था अवस्थाएं पूछे, अभिवृद्धि कौन सी अवस्था तक चलती है? कौन सी अवस्था तक चलती है? किशोरावस्था तक। जबकि विकास का वृद्धावस्था तक। देखो किशोरावस्था जो होती है 3 भागों में
किशोरावस्था की बाद वाली जो होती है वो 3 भागों में बंटी होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है, हमारे जो शरीर में अभिवृद्धि हुई है, हमारे शरीर में जो विकास हुआ है, वो उस विकास की गति क्या होगी, धीरे धीरे निम्न होती जाएगी। तो वो वृद्धावस्था में आते हैं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन विकास की गति धीरे होने के बाद भी, अब जैसे समझ लो मैंने कहा कि अभिवृद्धि है वो एक निश्चित समय तक होती है। अगर देख लो, अगर कोई व्यक्ति, कोई बालक है, अगर जैसे उसकी उम्र 50 साल है, तो अगर 50 साल तक निरंतर उसकी लंबाई बढ़ती गई, चौड़ाई बढ़ती गई, भार बढ़ता गया, तो कितना हो जाएगा, यानी उसकी अभिवृद्धि है ना वो निश्चित समय तक होती है। जैसे समझ लो 18-19 साल तक क्या हो जाता है, लंबाई अपनी पूरी हो जाती है, जितनी लंबाई बढ़नी होती है उतनी बढ़ जाती है, उसके संवेग वगैरह सब उसमें आ जाते हैं। लेकिन विकास जो है ना, विकास निरंतर चलता रहता है। जैसे कि जो वृद्धावस्था तक इसमें विकास की प्रक्रियाएं चलती रहती है, व्यक्ति को क्या करती है, विकास जो है वो वृद्धावस्था तक लेकर जाता है, बस उसकी गति है उसमें परिवर्तन आता रहता है। देखो, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है या नहीं। तो अभिवृद्धि और विकास क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक, संपूरक भी बोल सकते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे, देखो ये क्या है, आरंभ, ये व्यक्ति का क्या है, आरंभ, ये व्यक्ति का आरंभ है। और इसमें ये क्या चल रहा है, आरंभ में जो अभिवृद्धि होती है वो क्या होती है, ज्यादा, ये क्या होगी, आरंभ में व्यक्ति की जो अभिवृद्धि से बालक की अभिवृद्धि है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, निश्चित समय पे बढ़ती है, इसलिए इसको अभिवृद्धि को कार्य करना ही पड़ेगा। अब जैसे ये विकास होता है, तो विकास जितनी दूर तक अभिवृद्धि होती है ना, तब तक विकास उतनी दूर पहुंचता है। ये हो गया विकास, यानी आरंभ में विकास की स्थिति ये और अभिवृद्धि की स्थिति ये होती है। ये क्या है, हमारा जीवन में अभिवृद्धि की दर क्या है, ज्यादा हो जाती है आरंभ में, और विकास की दर क्या है, कम हो जाती है। विकास की दर क्या इतनी कम होती है, जब जन्म के समय विकास व्यक्ति का कम होता है, लेकिन अभिवृद्धि बहुत जल्दी हो जाती है, अभिवृद्धि की दर जल्दी होती है। जबकि यही हमारा अगर अंतिम जीवन का अंतिम समय हो, अंतिम जीवन, तो अंतिम, ये जो अंतिम है, अंतिम में क्या होगा, जीवन की स्थिति क्या होगी, अंतिम में अब अभिवृद्धि तो हो गई, बालक की अभिवृद्धि तो हो चुकी है ना, जैसे समझ लीजिए 18 साल की उम्र, यहाँ तक बच्चा अपनी अभिवृद्धि कर चुका है, तो अभिवृद्धि की दर कितनी हो जाएगी, विकास क्या होगा, निरंतर चलता रहेगा। ये देखो यहाँ तक विकास की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जीवन के शुरुआती दौर में अभिवृद्धि की जो दर है वो हमेशा अधिक और विकास की दर धीमी होती है, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में अभिवृद्धि की दर हमेशा क्या कम और विकास की दर क्या होती है, उच्च होती है। इस तरह अभिवृद्धि और विकास क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक, ये चलती रहती है निरंतर साथ साथ। अब आती है प्रमुख अवस्था, विकास की अवस्था। कौन कौन सी अवस्था, विकास की अवस्था, देखो कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। नंबर 1 कौन सी होती है, श्रेष्ठावस्था। श्रेष्ठावस्था मतलब बच्चा जब छोटा होता है, जब वो जन्म लेता है, उस समय की घटना होती है। तो श्रेष्ठावस्था क्या होती है, जीरो से जन्म, यानी सबसे पहले गर्भावस्था,
गर्भावस्था होगी 0 से जन्म तक, 0 से जन्म तक, यानी कितने महीने तो मतलब जैसे भ्रूणावस्था से जब तक बच्चे का जन्म होता है तो कितने महीने होते हैं, 9 महीने, तो याद रखते हैं 9 माह। 9 माह में अगर हमें दिन की गिनती हो तो दिन हमेशा 200 गतिविधि क्या होंगे, 280 दिन। अगर दिन आ जाए कि विकास की अवस्था में गर्भावस्था कितने दिन तक रहती है, तो कितने दिन तक रहेगी, 280 दिन तक। और ऐसे करें माह आए तो आए 9 माह तक, और इसका काल क्या है, तो क्या होगा, 0 से जन्म तक, यानी भ्रूणावस्था से जन्म। फिर आएगा 2 नंबर पे शेषावस्था। अब ये जो शेषावस्था वो कब आती है, जन्म से कब तक है, जन्म से रहती है 5 या 6 वर्ष तक। शेषावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर उसकी 5 या 6 साल उम्र हो जाती है, तब तक कौन सी अवस्था चलती है, शेषावस्था चलती है। शेषावस्था के बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है वो 5 से 6 वर्ष, 5 या 6 वर्ष से 12-13 वर्ष तक चलती है, 12-13 वर्ष तक चलती है। और उसके बाद अंतिम जो है वो आती है आगे, बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से कब तक चलती है, किशोरावस्था यहाँ पे 12-13, यहाँ लिखो इसको, 12-13 वर्ष से कब तक, 18-19 वर्ष, 18-19 वर्ष तक किशोरावस्था चलती रहती है। तो देखिए, और फिर आती है लास्ट प्रौढ़ावस्था। ये जो प्रौढ़ावस्था होती है वो आती है आपके 19 वर्ष से कब तक, मृत्यु तक। अब ये भी क्या है, ये जो प्रौढ़ावस्था ये 3 भागों में बटी है, इसके 3 भाग। सबसे पहले आती है युवावस्था, फिर आती है प्रौढ़ावस्था, और फिर आती है वृद्धावस्था। ठीक है, तो देखिए गर्भावस्था जो है वो 0 से जन्म तक या 9 महीने 280 दिन में बटी होती है। इसी तरह से शेषावस्था है वो जन्म से 5-6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से 12-13 वर्ष तक, और किशोरावस्था जो है वो 12-13 वर्ष से शुरू होकर 18-19 वर्ष तक चलती है। और इस तरह अंतिम जो है वो प्रौढ़ावस्था वो 19 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। तो प्रौढ़ावस्था के 3 भागों में सबसे पहले तो होता है युवा, यानी युवा जो हम सब है, तो युवावस्था, फिर आता है प्रौढ़ावस्था,